विपक्ष के नेता अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अगर आपके पीछे ईडी या सीबीआई लगी हो तो आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप बच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा चीख चीख कर कहती है कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से या अदर पार्टी से आए हैं और आने के बाद उन पर जो घोटालों के केस थे, जो मामले चल रहे थे, उनकी गति बहुत ही ज्यादा धीमी हो गई है या वो केस ही बंद कर दिए गए हैं। आज कुछ ऐसे ही 10 भ्रष्टाचारियों के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने जैसे ही बीजेपी की गंगा जी में डुबकी लगाई उनके सारे के सारे पाप धुल गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ये इस समय असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के कहें या पूरे नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। पहले ये कांग्रेस में थे और साल 2011 के चुनाव के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा और गोगोई के बीच कुछ विवाद हो गया। इससे आपसी रिश्ते खराब हो गए। जुलाई 2014 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस दौरान ही उनका नाम शारदा चिट फंड घोटाले में आया। अगस्त 2014 में अचानक सीबीआई ने गुवाहाटी के पास स्थित हेमंत बिस्वा शर्मा के घर पर रेड मारी। सीबीआई की टीम गुवाहाटी में एक मीडिया के दफ्तर में भी गई थी। इस संस्थान की प्रमुख हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका हैं और इस घटना के बाद 2014 में ही नवंबर में सीबीआई ने कोलकाता में पूछताछ की और कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि शर्मा ने शारदा कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन से रिश्वत ली थी। आरोप लगा कि उन्होंने सेन को बिजनेस में सरकार का रिपोर्ट देने के लिए उससे हर महीने 20 लाख रुपए लिए थे। मामला आगे बढ़ा, हाई कोर्ट पहुंचा। जनवरी 2015 में गुवाहाटी के कोर्ट ने चीट फंड केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके कुछ महीनों बाद ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब से अब तक हेमंत बिस्वा शर्मा को सीबीआई ने कभी नहीं बुलाया। नारायण राणे बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी से पहले वो शिवसेना और कांग्रेस में रहे। 1999 में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार में कुछ दिनों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद का भी कार्यभार संभाला। साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नारायण राणे पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का भी था। सोमैया ने ईडी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इसमें नारायण राणे और उनके परिवार के बिजनेस की जांच कराने की मांग की थी। राणे पर 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। नारायण राणे अक्टूबर 2017 में कांग्रेस से अलग हुए और वो 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने पहले उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, उसके बाद मंत्री। इसके बाद नारायण राणे पर लगे आरोपों की कोई जांच नहीं हुई। मुकुल राय और सुवेंदु अधिकारी। साल 2014 में हुआ था नारदा स्टिंग। इसे पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने किया था। वो एक बिजनेसमैन बनकर बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों के पास गए। उन्होंने कई मंत्रियों से रिश्वत की पेशकश की और मंत्रियों ने रिश्वत फटाफट ले ली। तृणमूल के नेता मुकुल राय और सुवेंदु अधिकारी इस मामले में कैश लेते दिखे। इस स्टिंग का वीडियो कब सामने आया? जब बंगाल का 2016 का विधानसभा का चुनाव था। बड़ा बवाल मचा। इसके बाद ईडी ने सुवेंदु अधिकारी सहित तृणमूल के कई नेताओं से भी पूछताछ की। साथ ही साथ सीबीआई ने मुकुल राय से भी पूछताछ की। 2017 में इस मामले में मुकुल राय के पास ईडी का एक नोटिस आता है और इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले सुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि टीएमसी के दो बड़े नेता थे, लोगों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन इन दो नेताओं के जाने के बाद भी टीएमसी की बहुत बड़ी जीत हुई। इस मामले में ईडी ने सितंबर 2021 में एक की चार्जशीट दाखिल की। इसमें टीएमसी के 2 बड़े मंत्रियों सहित 3 बड़े नेताओं का नाम था, लेकिन सुवेंदु अधिकारी और मुकुल राय का नाम नहीं था। इस चार्जशीट के कुछ महीने बाद ही मुकुल राय भाजपा से टीएमसी में वापस आ गए। बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी का नारदा स्टिंग मामले में भी नाम आया था। फिलहाल सुवेंदु अधिकारी अब बंगाल के बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। उनसे ना तो अब ईडी पूछताछ कर रही और ना ही सीबीआई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इन पर एक जमीन घोटाले का आरोप था। इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके साथ और 22 तेवरों ने इस्तीफा दे दिया। हालात ये हुए कि कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस ने बहुत ही तेजी से जमीन घोटाले का मुद्दा उठाया। वहीं पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब ये कांग्रेस में थे तब कांग्रेस वालों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया।
हालांकि अब वो बीजेपी पर हैं। बीजेपी में होने की वजह से उन पर जो जांच थी वो बंद हो गई है। शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाले में नाम आया था। कांग्रेस सरकार ने व्यापम घोटाले का निर्देश दिया और इस निर्देश के बाद एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू कर दी। 197 पेंडिंग शिकायतों में से 100 शिकायतों को चिन्हित किया गया। एसटीएफ की 3 महीने की जांच के बाद इन्हीं शिकायतों के आधार पर 16 एफआईआर की गई थी। पीएमटी 2008 से लेकर 2011 तक डीमेट और प्री पीजी में गड़बड़ियां की गई थी। 84 एफआईआर और दर्ज हो रही थी। 100 लोगों की एफआईआर के लिए 500 लोगों को चिन्हित किया गया था। एसटीएफ का सीबीआई में कोई दखल नहीं था। एसटीएफ का पेंडिंग शिकायतों या आने वाली शिकायतों को जांच करने का दखल था। एसटीएफ के अधिकारी सीबीआई की जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। साल 2015 में एसटीएफ से व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली। बीजेपी की सरकार आते ही एसटीएफ चीफ अशोक अवस्थी और एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया को हटा दिया गया। अब व्यापम घोटाले की जांच सिर्फ फाइलों में ही दफन होकर रह गई है। और भी ऐसे कई बड़े लीडर हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम रखा है, इसलिए बचे हुए हैं, जैसे कि रमेश पोखरियाल, कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा। अगर वही विपक्ष की बात करें, जैसे लालू प्रसाद यादव जेल जाके आ चुके हैं चारा घोटाले मामले में। वहीं पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये दोनों लोग अभी जेल में हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर लें तो इन लोगों को इन मामलों से राहत मिल जाएगी। अंत में आपको एक दिलचस्प बात से रूबरू कराता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन कर ली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था, अब भाजपा में सब कुछ आसान है और बहुत ही शांतिपूर्ण है। मैं अब गहरी नींद में सोता हूं क्योंकि अब कोई पूछताछ नहीं होगी। महाराष्ट्र में उनके एक और सहयोगी हैं बीजेपी सांसद संजय पाटिल। उन्होंने भी सांगली में कार्यक्रम में कहा, ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं भाजपा का सांसद हूं।